नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। आज एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी के मेगा मर्जर के ऐलान ने सबको चौंका दिया। बाजार को इसकी कानो कान खबर नहीं लगी, मगर इस मर्जर को शेयर बाजार ने हाथों हाथ लिया। दोनों शेयरों में तूफानी तेजी दिखी। एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी का जो मर्जर था वो बाजार, इंडस्ट्री और कंज्यूमर सबके लिए फायदे की खबर कही जा रही है। आज सुबह से दिन भर हमने बाजार, इंडस्ट्री के हिसाब से इस पर बात की, इसका एनालिसिस किया। अब हम मर्जर पर शेयर होल्डर्स, कंज्यूमर के हिसाब से बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे ये सबके लिए गेम चेंजर जो है वो साबित हो सकता है, कैसे ये सबके लिए विन विन सिचुएशन कहा जा रहा है। खास मेहमानों के साथ आज हम करेंगे चर्चा, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। इंडियन फाइनेंशियल मार्केट के लिए एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी के मर्जर का ऐलान काफी मायने रखता है। इस मर्जर के तहत एचडीएफसी की एचडीएफसी बैंक में 41% हिस्सेदारी होगी। मर्जर की प्रक्रिया पूरे होने में 1.5 से 2 साल लगेंगे। एचडीएफसी लिमिटेड के चेयरमैन पारेख ने कहा है कि ये 2 बराबर की कंपनियों का मर्जर है। इस मर्जर के तहत पहले एचडीएफसी में एचडीएफसी होल्डिंग्स और एचडीएफसी इन्वेस्टमेंट का मर्जर होगा। इस मर्जर के पूरा होने के बाद दूसरे चरण में एचडीएफसी बैंक में एचडीएफसी का मर्जर किया जाएगा। मर्जर के बाद एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी के शेयर एक हो जाएंगे। साथ ही एचडीएफसी बैंक में 100% हिस्सेदारी पब्लिक शेयर होल्डर्स की हो जाएगी। वहीं मर्जर के तहत शेयर स्वैप की बात करें तो एचडीएफसी बैंक के 42 शेयर के बदले एचडीएफसी के 25 शेयर मिलेंगे। दोनों के मर्जर के बाद जो एंटिटी बनेगी उसका मार्केट कैप 13 लाख करोड़ रुपए से अधिक का हो जाएगा। इंडिविजुअल्स को बेनिफिट होगा, हमारा लिमिटेड का कॉस्ट ऑफ फंड्स कम होगा, डिस्ट्रीब्यूशन बैंक का ज़्यादा है, 6000 ब्रांचेस है, सब में अफोर्डेबल हाउसिंग हम दे सकते हैं। वन रूफ में सब फैसिलिटीज देना चाहते हैं। yes, अब हम नहीं दे सकते थे क्योंकि हम तो खाली हाउसिंग लोन दे सकते थे। हमारा बोरोवर जो 10 साल से पे कर रहा है उसको गाड़ी चाहिए तो हमें बैंक में भेजना पड़ता था, वो दूसरे किधर जाता है। अभी एक रूफ के अंदर सब। एचडीएफसी बैंक की स्थापना अगस्त 1994 में हुई थी। अपने गठन के साथ ही एचडीएफसी बैंक ने ग्राहकों और कॉर्पोरेट्स में अपनी साख ऐसी बनाई जिसका आज भी इंडस्ट्री में कोई मुकाबला नहीं है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी के मामले में इसकी मिसाल दी जाती है। इसमें कई छोटे बैंक हुआ है। फरवरी 2000 में टाइम्स समूह के टाइम्स बैंक का विलय किया गया। वहीं मई 2008 में इसमें सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब यानी सीबीओपी का मर्जर हुआ। इस मर्जर से होने वाले फायदे की बात करें तो इससे हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में तेजी आएगी और मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी। साथ ही इससे एग्री, होम लोन और इंफ्रा से जुड़े दूसरे सेक्टर्स में कॉम्पिटिटिव रेट पर लोन मुहैया कराने में भी मदद मिलेगी। होम लोन सस्ते होंगे। वहीं एचडीएफसी बैंक के फायदे की बात करें तो वो होम लोन सेगमेंट में उतर जाएगा और इससे इसके कस्टमर बेस में भी इजाफा होगा। बैंक की शाखाएं एचडीएफसी के प्रोडक्ट्स भी बेच सकेंगे, यानी क्रॉस सेलिंग से बैंक के बैलेंस शीट में सुधार होगा। एचडीएफसी बैंक का अनसिक्योर्ड लोन पर एक्सपोजर घटेगा। साथ ही एचडीएफसी बैंक के ऑपरेशनल खर्च में भी कमी आएगी। इस मर्जर के मकसद की बात करें तो रेरा के इम्प्लीमेंटेशन, हाउसिंग सेक्टर को इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री का दर्जा मिलने और सरकार के हाउसिंग फॉर ऑल जैसी स्कीम्स इस मर्जर की वजह बनी। मर्जर के ऐलान के साथ कुछ बातों पर सफाई आनी बाकी है। मसलन, क्या ऑपरेशनल खर्च को कम करने के लिए कर्मचारियों की संख्या में कमी लाई जाएगी? क्या एचडीएफसी के कुछ ऑफिसेज बंद होंगे? फिलहाल तो मर्जर बाजार और कंज्यूमर दोनों के लिए पॉजिटिव है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इसे मेगा मर्जर, महा मर्जर कहा जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में आम आदमी के लिए इसमें क्या चीजें हैं जो छन के आ रही हैं, उस पर आज विस्तार से चर्चा करते हैं। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ
आज जो मेहमान मौजूद हैं उनका परिचय आपसे करा दें। हमारे साथ हैं SC गर्ग सर, जो कि पूर्व वित्त सचिव हैं भारत सरकार में। बहुत बहुत स्वागत है गर्ग सर आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं विजय मंत्री सर, जो कि को फाउंडर हैं JRL मनी के। विजय सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हैं अभय अग्रवाल, फाउंडर एंड फंड मैनेजर हैं पाइपर सेरिका के। अभय जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर हमारा शो पर। गर्ग सर, मैं आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा क्योंकि बैंकिंग सेक्टर का ये सबसे बड़ा कंसोलिडेशन, सरकार भी चाहती रही है कि बैंक्स बड़े हों, मर्जर्स हों। खुद सरकार जो है बैंकों का विलय कर रही है। सबसे पहले सरकार के नजरिए से समझाएं सर, क्या मायने रखता है ये कंसोलिडेशन? देखिए, HDFC बैंक को जब लाइसेंस मिला, HDFC को जब बैंकिंग लाइसेंस मिला 1994 में, तो बैंक सरकार की मंशा ये थी कि प्राइवेट सेक्टर में बैंकिंग का विकास हो देश में, क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक से एक सीमा से आगे काम करने में और लोन्स और इनके एक्सपांशन में सफल नहीं होते थे। और HDFC उस समय भी एक बड़ी अच्छी तरह से एस्टैब्लिश्ड कंपनी हो चुकी थी, एंड उन्होंने HDFC बैंक को भी एक बहुत बेहतर बैंक और अच्छे बैंक के रूप में देश में एस्टैब्लिश किया। सबसे बड़ा बैंक बन गया है प्राइवेट सेक्टर का HDFC बैंक। बाकी सारे बैंक्स को अगर आप देखें तो बैंकों में लोन, हाउसिंग लोन का काम भी एक और अन्य लोन्स की तरह से एक काम होता है। केवल HDFC के केस में HDFC अलग से हाउसिंग लोन करती है, और बैंक भी, HDFC बैंक भी हाउसिंग लोन देता है, बट एज ए फी इनकम के रूप में HDFC की तरफ से लोन देता है। तो ये बड़ा नेचुरल किस्म का मर्जर है, जिसमें एक किस्म के लोन जो एक अलग एंटिटी देती थी, वो अब मर्ज होके एक बड़ी एंटिटी के रूप में बन रही है। इसमें निश्चित रूप से सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसमें उचित है, अच्छा है। देश में एक बड़ा बैंक बन के आ रहा है। SBI के बाद 25-26 लाख करोड़ से ज्यादा की एसेट वाला एक नया बैंक देश में, जिसकी इंटरनेशनल वैसे रेपुटेशन ऑलरेडी बहुत अच्छी है, बट फिर भी उससे और बेहतर होने में मदद मिलेगी। कॉस्ट की एफिशिएंसीज भी आएंगी इसमें काफी, और फ्रॉम कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू भी ये मेरे ख्याल से काफी, सो ये एक बड़ी नेचुरल फिट है। ये अलग था, वो अननेचुरल है, मिल गया और एक बन जाएगा तो ज्यादा बेहतर। ये शब्द सही है, ये अलग अलग थे, ये अननेचुरल था, अब ये साथ आए हैं तो ये नेचुरल है। मंत्री सर, मैं कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे बात करना चाहूंगा। कहा जा रहा है कि विन विन सिचुएशन है, लेकिन क्या वाकई में जो एक आम कंज्यूमर पूछ रहा है कि क्या इससे लेंडिंग रेट्स कम होंगे? पारिक साहब ने जी बिजनेस से खास बातचीत में कहा था कि कॉस्ट ऑफ फंडिंग कम होगी, तो क्या आने वाले समय में इसका फायदा आम ग्राहकों को भी मिलेगा सर? थोड़ा बहुत मिल सकता है, क्योंकि HDFC बैंक है तो बैंक को करंट अकाउंट में पैसा मिलता है, सेविंग अकाउंट में पैसा मिलता है, जो बाजार रेट से काफ़ी कम होता है। HDFC लिमिटेड की सारी फंडिंग है वो मार्केट बोरोविंग्स या इक्विटी वाली है। तो HDFC लिमिटेड जो डिपॉजिट रेज करता था, जनरली वो डिपॉजिट HDFC बैंक के डिपॉजिट से ऊपर रहते थे। अभी वो डिपॉजिट खत्म हो जाएंगे, जो ट्रस्ट पैसा डालते थे वो नहीं डाल पाएंगे, तो नेचुरली कॉस्ट ऑफ फंडिंग तो मर्ज एंटिटी के लिए कम रहेगा ही, और वो कम मुझे लगता है 0.5% से लेके 75 बेसिस पॉइंट तक नीचे जा सकता है, जो बहुत बड़ा है। लेकिन मुझे यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा क्या लगता है, जो हो सकता है कि आने वाले समय में हमेशा इसका कोड दिया जाए, रेफरेंस पॉइंट दिया जाए। 20-30 साल से बात हो रही थी कि मर्जर होने वाला है। मर्जर हुआ, किसी को किसी को पता नहीं चलता। तो ये क्या दर्शाता है कि HDFC ग्रुप का जो एथिकल स्टैंडर्ड है, हम बोलते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन एथिकल है। व्हाट इज अ प्रूफ? प्रूफ है कि भाई आज 2 कंपनी के 2 बोर्ड हैं, उसके साथ वैल्यूअर हैं, उसके साथ सीनियर मैनेजमेंट टीम है। ऑन एन एवरेज ऐसे मर्जर में 30 से 50 लोग शामिल रहते हैं। कहीं बार लीक नहीं हुआ इन्फॉर्मेशन। लीक इन्फॉर्मेशन कहाँ से होता है कि जो डील करते हैं वो लोग अक्सर फ्रंट ट्रेडिंग करते हैं या लार्ज वॉल्यूम ट्रांजैक्शन होता है, वो इस ग्रुप में बिल्कुल नहीं हुआ। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए इंडिया में इससे बड़ा एक बहुत बड़ा, और मुझे लगता है इसको हम इग्नोर नहीं करना चाहिए, और ये स्टैंडर्ड सेट करेगा बाकी कंपनीज के लिए। सेट होना चाहिए कि इतना बड़ा मर्जर हुआ लेकिन किसी को सुबह तक हवा नहीं है। इट इज रियली सैल्यूट टू द वे द होल मर्जर हैज बीन हैंडल बाय द HDFC ग्रुप।
कंज्यूमर के लिए होम लोन देखिए मार्केट लिंक्ड रेट होती है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन अगर अपना कुछ करे तो सारे कस्टमर वहां पे आ जाएंगे, तो ऑटोमेटिक उनको वापस रेट बढ़ाना पड़ेगा, उनका मार्जिन बढ़ जाएगा। मुझे लगता है होम लोन में तो कुछ फर्क, जैसे आज एसबीआई है, कोटक बैंक है, वो भी होम लोन देते हैं, उसमें 10-15 पैसा का इधर उधर फर्क पड़ेगा, उतना बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, जो गर्ग साहब ने कहा बहुत सही बात है, 25 लाख करोड़ की बैलेंस शीट है, भारत को और बड़े बैंक चाहिए क्योंकि अपने को बड़ी फंडिंग करनी है आगे चल के। एग्जैक्टली मैं इस पर भी आऊंगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि फाइनेंशियल सेक्टर के में बड़े सौदों के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है, तो उस पर भी हम आएंगे। मैं अभय अग्रवाल जी के पास जाना चाहूंगा। अभय जी, एचडीएफसी जैसे कि हम बात ही कर रहे हैं, उसमें कोई शक नहीं है, और आज जो एथिकल स्टैंडर्ड्स की मंत्री सर ने बात की है, वो वाकई में उस कहानी में एक नया अध्याय जुड़ गया है। एचडीएफसी पहले भी कस्टमर सर्विस में शानदार रहा है, लेकिन कस्टमर के अनुभव के लिहाज से अब क्या कुछ बदलने वाला है इस मर्जर के बाद? जी देखिए, जैसा बातचीत हुई अभी, उसमें कोई शंका या दो राय नहीं है कि एचडीएफसी ग्रुप पिछले 25 साल से, बल्कि उसके भी पहले से एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस का लीडर रहा है और आगे भी रहेगा। तो ये सच में बहुत बड़ी बात है कि इतना बड़ा मर्जर हो गया और लोगों को सुबह 9:15 बजे पता चला जब उन्होंने अनाउंस किया। दूसरी बात कस्टमर सर्विस की, तो मुझे नहीं लगता फर्स्ट ऑफ ऑल कि इससे कोई रेट में फर्क पड़ेगा, बिकॉज रेट जो है बैंकिंग सर्विसेज का बहुत कॉम्पिटिटिव है, और कंपटीशन जो है वो डिसाइड करता है कि आप क्या भाव पे, क्या प्राइस पे आप लोन दे सकते हैं और बिजनेस कर सकते हैं। और ये जो मर्जर है, जितना हमने एनालिसिस किया है उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि एचडीएफसी लिमिटेड के लिए ज़्यादा फायदे वाला है, क्योंकि उनका जो 80% बिजनेस है वो रिटेल लोन का है, और जहाँ पे मार्जिन सिर्फ 1% है। तो एचडीएफसी बैंक पे ज़्यादा प्रेशर आएगा इस मर्जर का। इसमें जो बैंक की सर्विस है और जो स्पेशली डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो स्ट्रगल कर रहा है बैंक का काफ़ी टाइम से, मुझे अभी तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा जो दिखाता है कि इमीडिएटली वो इम्प्रूव हो जाएगा। तो हम इंतजार करेंगे मैनेजमेंट की कमेंट्री और गाइडेंस का, ये बताने के लिए कि इस मर्जर से एग्जैक्टली वो क्या करने वाले हैं जिससे कि कस्टमर को ज्यादा फायदा मिले, बोथ क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रूप से। तो अभी इंतजार है, मेरे ख्याल से हफ्ते भर में 10 दिन में वो क्लैरिटी आनी शुरू हो जाएगी। क्लैरिटी आनी शुरू होगी। एक क्लैरिटी विजय सर आपसे मैं चाहूंगा, बहुत सारे लोग हमें सोशल मीडिया पे भी पूछ रहे हैं, उस पर चर्चा भी चल रही है। मर्जर स्वैप में एचडीएफसी के 25 शेयर्स के बाद एचडीएफसी बैंक के 42 शेयर मिलेंगे। अब कई लोग मुझसे सवाल पूछ रहे हैं जो छोटे निवेशक हैं, 25 से कम शेयर हैं, माना 20 हैं, 2 हैं, 5 हैं, उनका क्या होगा? वो कैसे कैलकुलेट करेंगे उनको? वो तो बताया जाएगा एक्चुअली, वो बताया जाएगा कि उनको, जैसे किसी के पास 15 शेयर तो उनको प्रोपोर्शनेट देंगे। अच्छा, जैसे 25 में तो 42 मिल गए, ठीक है, किसी के पास 24 है तो उसको शायद 41 मिले, किसी के पास 15 है तो शायद, ये रेशियो डिसाइड होगा, वो बताया जाएगा, बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से बताया जाएगा। और उसके ऊपर जो रहा वो कंसिडरेशन मनी के रूप में दिया जाएगा। सपोज ऐसा नहीं कि मतलब आपको 41.13 शेयर है तो आपको 41 ही दे दिया, नहीं, वो आपको इन कैश कर 13 कैश करके वो सही प्रोसेस है मेरे हिसाब से, वही होगा। ये मैं आप इंट्यूटिव में बता रहा हूँ आपको, हो सकता है वो क्या बताएं वो अलग बात है, इस पे अभी बातें ही चल रही हैं। हाँ, लेकिन फाइनेंशियल लॉस किसी इन्वेस्टर का मुझे नहीं लगता इसके अंदर होगा। अगर किसी को फ्रैक्शनल आएगा तो फ्रैक्शनल तो ओनरशिप पॉसिबल है नहीं, तो आप इनकैश करोगे, इनकैश हो जाएगा लोगों का पैसा। गर्ग सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। हमने फर्स्ट पार्ट में जो डिस्कशन के, इसमें एक बात हुई कि मर्जर चाहिए देश को, इकोनॉमी को आगे बढ़ने के लिए, लेकिन फिर एक थ्योरी इसमें यह भी आती है, अब जैसे मर्जर के बाद स्वाभाविक रूप से साइज में बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा मर्जर है, मार्केट कैप के साथ साथ तो मेरे ख्याल से 50% ही हो जाएगा। इससे पहले एसबीआई का भी हुआ, दूसरे सरकारी बैंकों का भी हुआ। ये सर कहीं एंटी कॉम्पिटिटिव तो नहीं होता है कि आप बड़े बैंक बना दीजिए, कहीं कंपटीशन कम तो नहीं हो रहा है? एक थ्योरी ये भी आती है, इस पर आपका टेक क्या है सर? हमारे देश में बैंक्स, स्पेशली पब्लिक सेक्टर बैंक्स अगर देखें तो वो रफली एक ही तरह से काम करते हैं ज़्यादातर। तो उनकी पॉलिसीज भी एक ही हैं, उनके लैंडिंग प्रेफरेंसेस वगैरह भी एक ही हैं, उनके
रिक्रूटमेंट भी वो उसी तरह से करते हैं, लोन्स भी अगर दे रहे हैं तो उसी तरह। सो आई डोंट थिंक कोई ऐसा डर है और होना चाहिए कि एंटी कॉम्पिटिटिव। और अभी भी हमारे पास बहुत बैंक्स हैं, 10-12 तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी बड़े 7-8 बैंक्स हैं। सो ये डर तो मेरे ख्याल से बिल्कुल नाजायज है। दूसरा, ये जो मर्जर हो रहा है HDFC बैंक का और HDFC लिमिटेड का, इसमें बैंकिंग का एक हिस्सा जो हाउसिंग लोन जो नॉर्मली एक हिस्सा है किसी भी बैंक का होता है, वही मिल रहा है। तो वहां पे कोई दो बड़े बैंक तो मिल भी नहीं रहे। तो अगर इस नैरो पर्सपेक्टिव से देखें कि भाई बैंक्स कंसोलिडेट होकर कम हो रहे हैं, वो भी स्थिति नहीं है। सो आई डोंट थिंक ये जो डर या ये कोई आर्गुमेंट इसमें कोई सार है। एक बात जो पहले आप कि आ रही थी कि लार्ज बड़े सौदे और बड़े लोन्स होने का, वो पक्ष भी मुझे लगता नहीं इस मर्जर से उस पर किसी चीज का फर्क पड़ता है। लार्ज लोन जिसको हम नॉर्मली इंडस्ट्रियल या इंफ्रास्ट्रक्चर किस्म के लोन्स कहते हैं, उसकी डायनेमिक्स अपनी अलग है। वो वैसे ही कम हो रहा है देश में एनपीएस के कारण से, या बैंकिंग की प्रेफरेंस, ज्यादा एक्सपांशन रिटेल लोन्स में और इन चीजों में हो रहा है। सो उस पे भी कोई ऐसा एकदम से फर्क आता हो। और एचडीएफसी बैंक अपने आप में थोड़ा कंजर्वेटिव रहा है, बहुत ज्यादा बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स इन्होंने नहीं किया है। मुझे नहीं लगता कि अगर ये मर्जर होने के बावजूद भी और बाद भी कोई एचडीएफसी कोई लार्ज इंडस्ट्रियल या इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स में एक्सपांशन ज्यादा करेगा। ठीक है सर, मैं आप ही की बात से उठा रहा हूं क्योंकि कंजर्वेटिव रहा है मंत्री सर, बहुत सारे मामलों में कंजर्वेटिव रहा है, सोच समझ के फैसले लेने वाला बैंक कहा जाता है। यही वजह है कि कहा जाता है कि अभी भी छोटे शहरों और गांवों में का बैंक नहीं बन पाया। क्या आप देखते हैं एक्सपेंशन जो है वो छोटे शहरों में, गांवों में, जहां पर स्कोप कहा जाता है कि सबसे ज्यादा है बैंकिंग व्यवस्था का, वहां तक पहुंच बन पाएगी अब या आसान होगी? नहीं, बिल्कुल है, क्यों नहीं है। क्योंकि अगर आप देखें कि एचडीएफसी लिमिटेड जो कि तो स्कोप तो बहुत बड़ा है और ब्रांचेस खुल सकती है, लेकिन आजकल ब्रांच खोलने की जरूरत क्या, आप तो पूरा सारा का सारा काम ऑनलाइन डिजिटल कर सकते हो। तो प्रोडक्ट तो डेफिनेटली एक्सपांड होगा, लोगों के पास पहुंचेगा, इनके प्रोडक्ट लोगों के पास पहुंचेंगे, कॉस्ट ऑफ फंड डेफिनेटली कम होगा। और मुझे लगता है डिजिटल जो चैलेंज है उन्होंने काफ़ी अभी ठीक किए हैं। और मुझे लगता है कि काफ़ी पीरियड 6 महीने 1 साल शायद इसी सोच पे लगा होगा कि भाई नई लीडरशिप आने के बाद कि इसको मर्जर किया जाए। ये बहुत आज का नहीं, बहुत पुराना हिस्सा है ये, मतलब 10-15-20 साल से जब मैं एचडीएफसी ज्वाइन किया तब से, मतलब तब से ये बात चल रही है। तो डेफिनेटली यस, टेक्नोलॉजी के अंदर आप इम्प्रूवमेंट एचडीएफसी बैंक के अंदर देखेंगे, क्योंकि किया भी है उन्होंने। अगर नहीं करेंगे तो आपको फिनटेक आपको कंपटीशन से बाहर कर देंगे, आपके पास कोई उपाय नहीं है। आप देखिए, अगर बैंकिंग सेक्टर कंपटीशन की बात करें तो यहाँ फॉरेन बैंक है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, एनबीएफसी है, सरकारी बैंक है, प्राइवेट बैंक है। तो बैंक तो इंडिया में बहुत सारे हैं, तो कंपटीशन से मुझे इतना बड़ा चैलेंज नहीं लगता है। कस्टमर को क्या रियायतें दी जाएगी, उससे मुझे लगता है सबसे बड़ा उसमें रोल आरबीआई का है, क्योंकि अभी भी जो एंड कंज्यूमर है उसके साथ आरबीआई नहीं खड़ा होता। जिस तरह से भी एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के साथ खड़ी होती है, उस तरह खड़ा हुआ हमको अभी तक नहीं दिखता। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय के अंदर वो चीज हो। अभी इस वाली पॉलिसी में पॉलिसी अलग बात। आप देखिए, जब इंटरेस्ट रेट, जब हम फ्लोटिंग रेट की बात करते हैं तो इमीडिएटली इंटरेस्ट रेट कम होता है तो बैंक डिपॉजिट पे इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है। लोन पे इमीडिएटली आपको अप्रोच करना पड़ता है, इफेक्टिवली इतना हो नहीं पाता। आप कोई भी राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो देखेंगे तो लोन फटाक से रिप्राइजिंग हो जाता है, डिपॉजिट फटाक से रिप्राइजिंग नहीं होता। इंटरेस्ट रेट गिरता है तो डिपॉजिट फटाक से रिप्राइजिंग हो जाता है, आपका लोन रिप्राइजिंग नहीं होता है। तो वहां मुझे लगता है कि बहुत बड़ा एक मैटर है। उसके अलावा देखिए कि जो बैंक आप प्रिफर्ड कस्टमर है उसके बाद भी आपको चार्जेस लगाते रहते हैं, चेक बाउंसिंग के या रिटर्न के या ईसीएस मैंडेट आपका लगा नहीं, आपको लिखना पड़ता, तब आपको रिवर्टल होता है। तो आई थिंक वहां मुझे लगता है कि थोड़ा स्कोप है। अभी भी जैसे ट्रांसपेरेंसी, आपको फॉरेन एक्सचेंज कन्वर्ट कराना है तो वह एक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म नहीं है कि आज हर कंज्यूमर को देख के वो बैंक अपनी प्राइसिंग डिसाइड करता है। तो वो मैटर में मुझे लगता है रेगुलेटर का बहुत बड़ा रोल है। आज बैंक काफी इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेचता है जो मुझे लगता है काफी टाइम कस्टमर के इंटरेस्ट में नहीं है। आप जाके किसी बैंक में पीपीएफ अकाउंट खुलवा के देख लीजिए, मालूम पड़ जाएगा वो क्या बेचते हैं जाके।
तो वहां मुझे लगता है रेगुलेटर का बहुत बड़ा रोल है, वहां आरबीआई को कुछ एक्शन करना चाहिए। ये आपने एक नया पर्सपेक्टिव जुड़ा है इस बहस में कि बैंक तो अपनी तरफ से जो भी उन्हें करना है, अपने इनोवेशंस करने हैं मर्जर या दूसरे रूप में, लेकिन रेगुलेटर को भी कुछ नया अप्रोच लेकर आना पड़ेगा। और वो अप्रोच की स्कोप कहां पर है वो मंत्री सर ने बहुत अच्छे से बताया। आई एम श्योर कि आने वाले समय में इस पर जरूर ध्यान रखा जाएगा। अब है सर, लेकिन एक चीज जो रहेगी, जो मंत्री सर भी जिस पर फोकस कर रहे हैं, वो है कि न्यू एज बैंकिंग, डिजिटल बैंकिंग का जमाना है सर। फिनटेक्स जो आ रहे हैं वो बैंकों के लिए चैलेंज बन रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इस मर्जर के वक्त वो पार्ट कितना स्ट्रांगली दिमाग में रखा गया होगा, एंड एचडीएफसी की चुनौतियां क्या उस पार्ट पे कम होंगी जो फिनटेक से उभरती हुई नजर आ रही हैं? ये देखिए, एचडीएफसी बैंक काफी समय से कोशिश कर रहा है कि वो अपना जो बेसिक एक डिजिटल जो फिनटेक है उसको मैं दो भागों में बांटना चाहूंगा। एक तो है कि जो मेंटेनेंस बेसिक लेवल आपका, कि आपकी जो वेबसाइट है वो चले, आपके जो क्रेडिट कार्ड के ऑपरेशंस हैं वो चलते रहे, डाउन ना हो। अगर आपके कस्टमर ट्रांजैक्शन करना चाह रहे हैं आपकी वेबसाइट पे, ऑनलाइन पोर्टल पे, वो होते रहे। और फिर दूसरा भाग है वो है इनोवेशन का, कि आप कैसे यूज कर रहे हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी को नए प्रोडक्ट लॉन्च करने में, जिसमें आपके कस्टमर्स को ऐसा फायदा मिल रहा है जो कि कोई और नहीं दे पा रहा है, क्योंकि वो आपकी लीडरशिप डिसाइड करता है। अब प्रॉब्लम यह है कि एचडीएफसी बैंक पहले भाग से ही स्ट्रगल कर रहा है कि अगर काफी टाइम ऐसा होता था जब 1 तारीख को 2 तारीख को वॉल्यूम बढ़ गए के, तो वेबसाइट डाउन हो गई, ट्रांजैक्शन नहीं हो पा रहे हैं, और इसकी वजह से आरबीआई और नया क्रेडिट कार्ड कर दिया था जो अब निकाल दिया है। अब मेरे ख्याल से एचडीएफसी बैंक उस लेवल पे आ गया है कि जो बेसिक है वो कर पा रहे हैं, पर अभी भी जो कंपटीशन जो इनोवेशन कर रहा है, नए प्रोडक्ट लॉन्चेस कर रहे हैं, नए फास्ट लोन दे रहे हैं, फास्ट केवाईसी कर रहे हैं, और जैसा विजय जी ने कहा, सबसे बड़ी बात ट्रांसपेरेंसी क्रिएट कर रहे हैं कि भाई आपको चार्ज लगा तो आपको उसी टाइम पता चल जाए, जब आपको स्टेटमेंट आए तब ना पता चले, क्योंकि उससे कस्टमर का जो विश्वास है वो कम होता जाता है। तो ये टेक्नोलॉजी को यूज करके और कस्टमर सर्विस कर पाना, ये सबसे बड़ी बात है कि अगर कस्टमर को कोई तकलीफ है या प्रॉब्लम है तो आप उसको इमीडिएटली रिजॉल्व करें चैटबॉट के थ्रू या कॉल सेंटर में कम से कम टाइम लगाए कस्टमर का। और ये रेगुलेटर जो है, रेगुलेटर सिर्फ गाइडेंस दे सकता है, पॉलिसी सेट कर सकता है, वो माइक्रो मैनेज नहीं कर सकता है कि हर एक की तकलीफ, हर एक की कंप्लेन रिजॉल्व करता रहे। ये बैंक पे ही होना चाहिए। तो अभी भी मैं ये कहूंगा कि देखिए, जो मर्जर है, उम्मीद ये है कि इस बात पे भी चर्चा होगी कि कैसे जो नए पेमेंट गेटवेज आए हैं, जैसे पेटीएम है और या खाता बुक है या स्लाइस है, या अलग नए कार्ड इशू हो रहे हैं, नए प्रोडक्ट इशू हो रहे हैं कस्टमर के लिए रिटेल बैंकिंग में, उसके लिए हम कैसा नया प्रोडक्ट बना सके। अब ये देखना है कि अब मतलब सिर्फ सुन के पता नहीं चलेगा, एक्चुअली में जब देखेंगे तभी विश्वास होगा। जैसा आपने कहा कि संभवतः आने वाले 2-4 हफ्ते में ये स्थिति क्लियर हो पाएगी कि विजन एक्चुअल में है क्या। अभी तो सिर्फ मोटी मोटी बातें ही एचडीएफसी कह रहा है कि हमने ये क्यों किया, लेकिन एक्चुअल माइक्रो विजन क्या है, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी क्या है, फास्ट साइटनेस कौन सी है, वो देखने की बात होगी। जाते जाते मैं मंत्री सर आपसे आखिरी सवाल, क्या फ्यूचर कंसोलिडेशन का हम देख रहे हैं सर? मैं यूएस के डेटा पढ़ रहा था, एक जमाने में 20,000 से ज्यादा बैंक, आज वो घट के 4-4,500 के आसपास रह गए, और कहा जा रहा है कि और कंसोलिडेशन होंगे वहां पे। तो क्या अब भारत भी उस राह पर है, और क्या फ्यूचर कंसोलिडेशन में ही है? बैंक का सबसे बड़ा रॉ मटेरियल क्या है? पैसा। तो पैसा जहां सस्ता मिलेगा तो आपको लेंडिंग रेट भी, आप क्वालिटी लेंडिंग कर सकते हैं, तो आपका निम उतना रह सकता है, लेकिन आप अच्छी जगह लेंडिंग कर सकते हैं। तो पैसा आपको सस्ता कहां मिलेगा? जब आपकी साइज बड़ी हो या आपका क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छा हो। तो एचडीएफसी बैंक आज एचडीएफसी बैंक क्यों है? क्योंकि उसके पास कासा का बहुत बड़ा बैलेंस है, और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपको यू कैन अफोर्ड टू लैंड ओनली टू द क्वालिटी, आपको नीचे जाने का जरूरत नहीं है। तो इसमें इनका मार्जिन तो डेफिनेटली बढ़ेगा। अगर आप और बड़े हो गए तो आपकी एबिलिटी है और ज़्यादा लोअर रॉ मटेरियल पे अपना माल ले लें, तो बैंक के लिए तो फिनटेक का एक बहुत बड़ा जो मेरी सोच है वो ये है कि फिनटेक टेक्नोलॉजी, कस्टमर अपग्रेडेशन, कस्टमर ऑनबोर्डिंग बहुत फास्ट काम कर सकता है, लेकिन जो सबसे बड़ा मैटर है लेंडिंग का। आज आपके पास चॉइस है, आप क्वालिटी बोरोवर है, आप किसके पास जाना पसंद करोगे? क्योंकि जहाँ रॉ मटेरियल सस्ता, वहाँ माल भी सस्ता मिलेगा आपको। तो वहाँ इंडियन बैंक को बीट करना अभी तक तो किसी फिनटेक की बस की बात नहीं है, बिकॉज वो उनकी उतनी बड़ी क्रेडिबिलिटी नहीं होगी। हो सकता है 5 साल 10 साल में पहुंच जाए, वो अलग बात है, लेकिन आज की तारीख में बैंकिंग इंडस्ट्री को
लेंडिंग में चैलेंज करना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, और फिनटेक को लेकर जो क्रेडिबिलिटी के इश्यूज हैं वो भी है। इनफैक्ट हमने कुछ शोज वगैरह भी किए हैं जिसमें फिनटेक के नाम पर एक अनऑर्गेनाइज जो थ्रेट्स हैं वो साइबर के, वो बहुत सारी चीज़ों से जुड़े हुए हैं, वो एक अलग है। तो उस पर भी फिनटेक्स को मुझे लगता है कि अभी काफ़ी समय लगेगा, लेकिन हाँ, चुनौतियां बनकर तो उभरे हैं अपने अपने हिसाब से। बैंक्स उनको टैकल भी कर रहे हैं। एचडीएफसी के मन में क्या सोच है उस फ्रंट पर, यह हमें आने वाले कुछ दिनों में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल इसे ओवरऑल विन विन सिचुएशन जरूर कहा जा सकता है बैंक और कंज्यूमर दोनों के लिहाज से। बहुत बहुत शुक्रिया गर्ग सर, आपने वक्त निकाला, थैंक यू सो मच। अभय अग्रवाल, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। और विजय मंत्री सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो में आए, हमारे लिए वक्त निकाला, थैंक यू सो मच। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही, इजाजत दीजिए, बने रहिए जी बिजनेस के साथ, नमस्कार।